नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 1990 में जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जो प्रताड़ना हुई, लोगों का पलायन हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था, उस समय की गवर्नमेंट का क्या हाथ था। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जो ISIS के दलाल हमारे देश में है, राष्ट्रद्रोही हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से स्पेशल जो आर्मी है RR, राष्ट्रीय राइफल्स, उन्हें वहां से हटाया जाए, वहां की आर्मी को कम किया जाए। राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में आपको बता दूं कि ये एक आर्मी यूनिट है जो स्पेशली कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर पर रखती है, वहीं की जो चीजें हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान रखती है। दरअसल ये जो राष्ट्रीय राइफल्स बनाया गया है, ये 1835 में ब्रिटिशर्स ने असम राइफल्स बनाया था। उस समय पर वहां की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, तो इसलिए असम राइफल्स बनाया गया था, जो कि बहुत सक्सेस हुआ था। जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स बनाने का अब ये मोदी सरकार ने फैसला लिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही अपना पूरा ध्यान रखती है। तो लगातार इनको यहाँ से हटाने की मांग की जा रही है हमारे देश की विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और जो देश में दलाल घूम रहे हैं, जो पाकिस्तान की दलाली करते हैं, ISIS की दलाली करते हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। माली हालत इतनी खराब है, IMF ने शर्तें रख दी है। IMF ने शर्त रख दी है कि भैया पाकिस्तान के जो सरकार है उसको जो आर्मी पर वो खर्च करती है वो चीज़ें भी कम करनी पड़ेगी, आर्मी की पेंशन बंद करनी पड़ेगी, जो उनको सैलरी मिलती है वो कम करनी पड़ेगी, आर्मी ऑफिसर्स को वहाँ के को सैलरी नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत हो रही हैं। जो ये मांग उठ रही है वो भी एक षड्यंत्र के तहत ही उठ रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, लोगों के व्यापार बढ़ रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो जब पत्थर फेंकने के यहाँ पर लोगों को 500 रुपये मिल रहे थे, तो अब मिल रहे हैं 1000 रुपये, तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा? ये जाहिर सी बात है कि 1000 रुपये लेना ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ के जो लोकल खुश हैं, मोदी सरकार की ओर प्रभावित हो रहे हैं और पूरी तरह मोदी सरकार से खुश हैं। तो यहाँ पर जो पहले आर्मी ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर जाया करते थे, तो यहाँ पर उन ऑफिसर्स से पूछा जाता था, वहाँ की लोकल जनता पूछती थी, क्या तुम हिंदुस्तान से आए हो? इस तरह उन्हें ऐसा दिखाया जाता था कि वो लोग अलग हैं और जो आर्मी आई है वो अलग देश से आई है, क्या तुम हिंदुस्तान से आए हो? इस तरह की बातें की जाती थी। वो कारण क्या था? वो कारण था 370। वो उस राज्य को एक स्पेशल स्टेटस की तरफ धकेलता था, जिससे अलगाववाद पनपता था। तो यहाँ पर जो जड़ थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी को उठाकर फेंक दिया, 370 हटा दी। जिसके बाद अब वहां पर जो लोग हैं पूरी तरह खुश हैं, और जो जम्मू कश्मीर का विलय है वो भारत में हो गया, भावनात्मक रूप से भी और सोच के रूप में भी। ये जो सोच थी स्पेशल फोर्स की, RR की, ये जनरल रिड्रिक्स की थी, जो ये इनकी पहली सोच थी। उन्होंने सोचा था यहाँ पर जो डिप्टेशन आएंगे वो बटालियन से ही आएंगे, बट उनकी जो जम्मू कश्मीर में ये आएंगे उनकी अवधि ज़्यादा होगी। पहले जो यहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर्स आते थे, वो इंटेलिजेंस जो क्रिएट करते थे, सिर्फ उनकी अवधि 2 साल की होती थी, जिसके बाद उनके साथ ही वो सारी चीज़ें चली जाती थी। इसलिए ये तय किया गया कि RR का गठन किया जाएगा, जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत फायदा हुआ, वहाँ आतंकवाद की कमी हो गई। तो ये सारी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ RR की वजह से हुई। अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर भी राष्ट्रीयता का जो भाव नहीं है, उसका भी क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि जो ये सारी चीजें होती हैं, आर्मी को जो सूचना मिलती है, बेसिक सूचना मिलती है, वो पुलिस से मिलती है या फिर IB से मिलती है। तो यहाँ पर इन सभी के जो राष्ट्रीयता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि यहाँ पर 700 पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए थे, जिनको पुलिस ने यूं ही छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें मिलकर जो यहाँ पर पुलिस सूचना देती है, वो पहले ही आतंकवादियों को बता देती है, भैया आर्मी के पास आपकी ये सूचना गई है, इस दिन वो रेड मारेंगे। तो आतंकी पहले ही भाग जाते हैं। तो इसलिए इनकी जो राष्ट्रीयता है, इन पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके अलावा आपको बताऊं, 1987 में अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के CM बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनता है। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। कब? वो बनते हैं 1989 में 2 दिसंबर को, और उसी समय पर जो यहाँ पर मुफ्ती सईद है उसको होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया जाता है।
2 दिसंबर को वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने और जनवरी 1990 में ये पलायन शुरू हो गया, हिंदुओं का पलायन वहां से शुरू हो गया मार्च 1990 तक। तो देखिए, एक महीने के अंदर, एक महीने भी नहीं हुए, 28 दिन के अंदर हिंदुओं का यहाँ से पलायन शुरू हो गया। वो कब? जब मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर था। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्या आईबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं दी होगी? पर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, जब उनके जो सिंपथाइजर हैं वो मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें एक षड्यंत्र के तहत की गई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सब कुछ पता था, इसका मतलब यही है सब कुछ पता था, जानबूझकर उन लोगों ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया और ये सब कुछ जो हुआ था एक षड्यंत्र के तहत वो होने दिया। 8 महीने बाद 10 सितंबर 1990 में यहाँ पर फोर्स लगाएगा। भाई 8 महीने एक लंबी अवधि होती है, 8 दिन भी होते हैं तो भी मान लेते। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय ज्यादा ऐसे संसाधन नहीं थे जिससे पता चलता, पर 8 महीने बाद यहाँ पर आर्मी लगाई गई। कश्मीर में लोगों की हत्या होती रही, पंडितों को मारा गया, जिसके बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इसने संज्ञान नहीं लिया और इस नरसंहार को वो लोग देखते रहे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अब्दुल्ला थे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, वो उस समय पर क्या कर रहे थे? यहाँ का संज्ञान क्यों नहीं लिया? दरअसल वो अपनी अय्याशियों में बिजी थे। वो लंदन गए हुए थे बार में डांस करने, शराब पीने, वो खुद अपनी अय्याशियों में बिजी थे और यहाँ उन्हीं के स्टेट में इतना बड़ा नरसंहार हो रहा था, हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन किया जा रहा था, पलायन हो रहा था। तो यहाँ पर इसका संज्ञान, जो ये सारे दोष हैं वो अब्दुल्ला के ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि उस समय पर वही जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आज उनको इस बात का जवाब भी देना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि जो ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि मोदी सरकार को यहाँ से आर्मी कम कर देनी चाहिए, यहाँ से फोर्स हटाने देनी चाहिए, अगर यहाँ से आर्मी कम हो गई तो क्या होगा? दरअसल यहाँ से अगर आर्मी कम हो गई तो यहाँ पर जो आतंकवाद है ना वो पनपने लगेगा। जो पाकिस्तान से आतंकी हमारे देश में घुसते हैं वो यहाँ पर अच्छी तरह से घुस पाएंगे, उनको रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ये लोग तो खुद राष्ट्रवाद पर एक सवाल की तरह बन चुके हैं। जो पुलिस है, कौन रोकेगा? बाकी पुलिस रोकेगी नहीं। आरआर वहां पर पूरी तरह से काम करती है। तो यहाँ से अगर आर्मी को हटा दिया गया तो आतंकवाद और पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो ये हो जाएगा कि जो हमारा डिस्ट्रॉयर था, हमें खत्म करने वाला था, वो तो चला गया, अब हमारा ही यहाँ पर राज है, हम तो मर्जी से घुसेंगे, मर्जी से वहां के लोगों को मारेंगे और आ जाएंगे, बाकी चीजों को खत्म करेंगे, इनके हिंदुस्तान में अराजकता फैलाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये आ जाएंगे और फिर विपक्ष ही वो इंसान है, विपक्ष ही वो ऐसी जो ये पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, यही मोदी सरकार को टारगेट करेंगी कि देखिए वहां पर आर्मी अच्छे से नहीं है, देखिए वहां पर आतंकी हमला हो गया, जम्मू कश्मीर से आतंकी घुस आए। तो इस तरह मोदी सरकार को ही टारगेट ये लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि यहाँ से आर्मी नहीं हटनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ वो हुआ 2 व्यक्तियों की वजह से, होम मिनिस्टर मुफ्ती सईद और दूसरा AS दुल्लत, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उस समय 1988 से 1998 तक जॉइंट डायरेक्टरेट थे जम्मू कश्मीर में आईबी के। उस समय पर वो क्या कर रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने क्या सूचना दी थी? कुछ नहीं, चुपचाप तमाशा देख रहे थे। जो आग पनप रही थी उस आग को बुझाने की बजाय उस पर हाथ सेक रहे थे। इस तरह के तो ये लोग थे, अधिकारी थे उस समय के कांग्रेस सरकार में, जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे? अपने मजे लूट रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे, अपनी सत्ता चला रहे थे। क्या कर रहे थे? लोगों को जलते हुए देख रहे थे, उनके घरों को छूटता हुआ देख रहे थे। आपको बता दूं, ये जो व्यक्ति है AS दुल्लत, ये उस समय पर शब्बीर, जो कि यहाँ पर एक आतंकी था, उसके भी संपर्क में थे और उसको तो बिग डैडी का उपाधि भी इन्होंने दे डाली थी। वहीं दूसरी तरफ 1999 से 2000 तक ये रॉ के भी चीफ रहे हैं और इतना ही नहीं, 2001 से 2004 तक ये जम्मू कश्मीर के एडवाइजर भी गवर्नमेंट के पीएन ऑफिस में रहे हैं। तो यहाँ पर इनका ये रोल था। इन्होंने ये आईबी के उस समय पर जॉइंट डायरेक्टरेट थे, पर इन्होंने उस आग को देखते हुए भी, उस चिंगारी को देखते हुए भी उसकी जो सूचना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी। तो ये सारी चीजें जो हुई उसमें दोष किसका था? किसका दोष लगाया जाए? उसमें दोष था होम मिनिस्टर का,
IB ऑफिसर्स का। इसके अलावा उस समय के प्रधानमंत्री का भी इसमें दोष था, VP सिंह का, मुफ्ती सईद का। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो इनके इशारों पर नाच रहे थे, उन सभी का इसमें दोष था। जो वहां के जम्मू कश्मीर के CM थे अब्दुल्ला, उनका भी इसमें दोष था। इसके अलावा किसका दोष था? इसके अलावा किसका दोष था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, स्थिति हाथ में नहीं है, तो वो तुरंत अपने सिग्नेचर से आर्मी को अपने अंडर ले सकता है, आर्मी को कमांड कर सकता है। पर उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उस समय किसी ने कुछ नहीं किया, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, या हमारी बहन बेटियों के बदन को नोचा गया, उनका रेप किया गया, लाखों हिंदुओं के घर जलाए गए, हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों हिंदू अपने वहां से घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अपने परिवार को, जिस जगह पर उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीनें थी, अपना बचपन गुजारा, जिस जगह पर उनके पुश्तैनी लोग रहते आए थे, उनके दादा परदादा रहते आए थे, उस जगह को और उन भावनाओं को, सभी को छोड़कर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उनकी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की गई, उनकी बहन बेटियों को नोचा गया। पर उस समय की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठती रही, तमाशा देखती रही। तो यहाँ पर अब जो लोग आर्मी को हटाने की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो देश का द्रोह कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान अभी एक घायल सांप की तरह है। घायल सांप के साथ क्या करना चाहिए? घायल सांप को मार देना चाहिए, नहीं तो वो अपना बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा। तो पाकिस्तान के साथ आज क्या करना चाहिए? पाकिस्तान एक घायल सांप की तरह है, अगर घायल सांप जिंदा रह जाए तो अपना बदला लेने जरूर आता है। वहीं दूसरी तरफ उस घायल सांप को मार देना चाहिए। आज तो पाकिस्तान की खैर हालत ही बेकार है। पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है, माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आतंकवाद के हमले हो रहे हैं, अपना ही घर जल रहा है। जो दूसरों का घर एक समय पर जलाया करता था, जो दूसरों के घरों में, दूसरे देशों में आतंकी हमले कराया करता था, आज उसी के घर में आग जली है। तो ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ थिंक टैंक के साथ।